Good evening, everyone. Today we are going to discuss uh, another topic, and its title is very unusual, which you can look at the screen also. There are two Latin words that I have used. दो Latin words हमने use किए हैं, quisquam and usquam. और ये शब्द लैटिन वर्ड्स हैं और बहुत मैंने इसका मीनिंग खोजा, तो इसका सबसे अच्छा जो मीनिंग है या जिसका सबसे अच्छा यूज़ जो है वो यूएस में किया गया है, जहाँ पे उन्होंने मोटो रखा है अपनी जो उनकी 174th एयर डिफेंस आर्टिलरी ब्रिगेड है, उसका मोटो ही है क्विस्क्वाम उस्क्वाम एंड इट्स मीनिंग इज एनी टाइम एनीवेयर। तो ये टाइटल मुझे जो पूरा ये टाइटल लिया हुआ है, इस टाइटल को सेलेक्ट करने के पीछे जो रीजनिंग है वो बेसिकली उसका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं 2007-8 की फाइनेंशियल क्राइसिस से है। क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई उसके बाद दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स उभर कर आए हैं। एक व्यू पॉइंट वो जो बेसिकली ये मानता है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, खासकर जो बैंक्स हैं, उनका रोल नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये जो ये मानते हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर सख्त रेगुलेशंस होने चाहिए, और तभी हम किसी प्रकार के सिस्टमिक रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो वो सिस्टमिक रिस्क रिकर करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका टाइटल रखा है क्विस्क्वाम उस्क्वाम, यानी एनी टाइम एनीवेयर। और ये तभी संभव है जब बैंक्स हों या जो इंडिविजुअल्स हों वो फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तभी आप 24/7 सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक्स भी अब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल बैंकिंग। तो अगर ये डिजिटल बैंकिंग, वैसे अब हम देखते हैं ऐसा नहीं है, कई लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है जहाँ पे लगभग 24/7 बैंकिंग एक्टिविटीज़ में वो इंगेज अपने आप को कर सकते हैं, या कभी भी उनको फंड ट्रांसफ़र करना हो तो वो अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड करेगी वैसे वैसे जो फिजिकल मोड ट्रांजैक्शंस के हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे, और अगले 10 सालों में लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, फिनटेक इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो लगभग 24% से या उससे ऊपर रहने वाली है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल बैंकिंग, और नीचे और लिखा हुआ है। और दूसरा व्यू पॉइंट जो मैंने आपसे कहा है, जो ये चाहते हैं कि बैंक्स ना हो, डायरेक्ट लैंडिंग हो, पेयर टू पेयर लैंडिंग हो, या पेयर टू पर्टिकुलर रिटेल इंस्टीट्यूशन की लैंडिंग हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए बैंकिंग एवरीवेयर नेवर एट ए बैंक। ये भी एक सब टाइटल है किताब का जिसको आगे हम जिक्र करेंगे, वहीं से इसको मैंने लिया है। बैंकिंग एवरीवेयर नेवर एट ए बैंक, यानी वो ग्रुप ये मानता है कि बैंक छोड़कर आप कहीं से भी बैंकिंग कीजिए। और नीचे उसके सब टाइटल है मूविंग टुवर्ड डिजिटल लैंडिंग, कि हम बैंक्स के हटकर डायरेक्ट डिजिटल लैंडिंग में इंगेज करें अपने आप। और उसके नीचे लिखा और एल्स बोथ। लेकिन भविष्य जो है, क्योंकि दोनों ग्रुप बहुत तेजी से चेंजेस ला रहे हैं, जो बैंक्स हैं वो भी अपनी टेक्नोलॉजी को, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, और जो ये न्यू ग्रुप है जो बैंकिंग से हटकर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाह रहा है, खासकर लैंडिंग में, वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, पेयर टू पेयर लैंडिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है। इसके अलावा कुछ नॉन रेगुलेटेड एंटाइटीज़ हैं जो डायरेक्ट लैंडिंग कर रही हैं अपने ऐप्स के ज़रिए से।
तो उन सब का जिक्र आज इस लेक्चर में करेंगे और देखेंगे कि क्या निष्कर्ष सही हो सकता है, पहला ग्रुप ज़्यादा सही है या दूसरा, या लॉन्ग रन में दोनों ही परसिस्ट करेंगे, और कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो सस्टेनेबल और वायबल रह सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको नई लिखेंगी इसमें। इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने वही दिया हुआ है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो फर्स्ट पैरा है, उसके बाद से एक ग्रुप है जो ये मानता है कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम से हटना चाहिए और एक यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम की तरह में जाना चाहिए। और एक ग्रुप ये विश्वास रखता है कि हमें बैंक्स इंटरमीडिएट्स को ख़त्म कर देना चाहिए और डायरेक्ट लेंडिंग और बोरिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। 2018 में एक किताब आई ब्रेट किंग्स, जिसका नाम था बैंक 4.0, और वहाँ पे ये सबटाइटल था बैंकिंग एनीवेयर नेवर एट ए बैंक। तो ये जो ब्रेट किंग्स की किताब है उसी का ये सबटाइटल यहाँ पर हमने ऊपर हेडिंग में डाला हुआ है कि क्या ये जो ग्रुप है जो बैंकिंग में अपने आप को इंगेज करना चाहता है, या वो लोग जो बैंकिंग में अपने आप को कार्यरत रखना चाहते हैं, ऑपरेशनल रखना चाहते हैं, लेकिन वो बैंक के माध्यम से नहीं, स्वतः इंडिविजुअली। लेकिन कई बार लगता है अगर इंडिविजुअली लोग इंगेज कर लेंगे तो शायद वो वैसी परिस्थिति ना आए जो हमारे यहाँ मनी लेंडर्स के टाइम पे होती थी और बाद में वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करें बोरोवर से। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। उस ग्रुप को भी जानने की कोशिश की है जिसका व्यू पॉइंट है बैंकिंग एनीवेयर नेवर एट ए बैंक, और दूसरा ग्रुप जो बैंक्स का है लेकिन वो धीरे धीरे अब डिजिटल लेंडिंग की तरफ एक्टिवेट हो रहा है और अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अगस्त 10, 2022 को एक कमेटी की रिकमेंडेशंस पारित की थी, और वो कमेटी 2021 में बनी थी, और उस कमेटी का नाम था वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग। कमेटी का नाम था वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग लेंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड लेंडिंग एप्स। तो पूरी आरबीआई को ये एक वर्किंग कमेटी बनानी, वर्किंग ग्रुप या वर्किंग एक कमेटी बनानी पड़ी जो पूरा डिजिटल लेंडिंग पर, चाहे वो बैंक्स हो या जो नॉन बैंक्स हैं या पेयर टू पेयर लेंडिंग है, उनकी एक रिपोर्ट दे और साथ साथ रिकमेंड करे कि क्या चेंजेस की ज़रूरत है सिस्टम में, किस प्रकार के चेंजेस की ज़रूरत है। तो वो रिपोर्ट के भी कुछ अंश को हम देखेंगे बाद में, लेकिन आइए पहले ब्रीफ में मीनिंग ऑफ डिजिटल लेंडिंग समझ लें। और यहाँ लिखा हुआ वन कैन सिंपली डिफाइन डिजिटल लेंडिंग, पॉइंट 2 में वन कैन सिंपली डिफाइन डिजिटल लेंडिंग, डीएल मतलब डिजिटल लेंडिंग, एज प्रोवाइडिंग क्रेडिट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन हमने दी है कि डिजिटल लेंडिंग का अर्थ है कि आप क्रेडिट दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किसी को। अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ डिजिटल लेंडिंग हमने रखी हुई हैं, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिजिटल लेंडिंग। तो ब्रॉडली वर्किंग ग्रुप ने भी 2 फॉर्म्स यहाँ पे देखे थे। पहला था बैलेंस शीट लेंडिंग, BSL जिसे लिखा। तो बैलेंस शीट लेंडिंग में क्या है कि क्रेडिट रिस्क इज कैरिड बाय लेंडर्स इन देयर बैलेंस शीट। जो क्रेडिट रिस्क है वो लेंडर्स अपनी बैलेंस शीट में कैरी करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली मेक्स प्रोविजन ऑफ कैपिटल फॉर सच एसेट्स। और ऐसे क्रेडिट के लिए वो कैपिटल की प्रोविजनिंग करते हैं, एज वेल एज फॉर द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। और साथ साथ जो क्रेडिट रिस्क है उसके लिए भी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो बहुत ही रेगुलेटेड एंटाइटीज हैं यहाँ पे जो बैलेंस शीट लेंडिंग में इन्वॉल्व हैं। दूसरी है मार्केट प्लेस लेंडिंग, MPL जिसे हम कह रहे हैं, मार्केट प्लेस लेंडिंग।
और यहाँ मार्केट प्लेस लेंडिंग में दिया हुआ है कि इन मार्केट प्लेस लेंडिंग lenders, especially fintech companies, perform the role of matching the needs of the lender and borrower. जो fintech companies हैं, खासकर जो प्राइवेट फिनटेक कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में अपने आप को एंगेज किए हुए हैं, वो लेंडर्स का और बोरोवर्स का क्रेडिट नीड्स को फाइनेंशियल नीड्स को मैच करते हैं, ईदर विद और विदाउट एनी इंटेंशन टू कैरी द लोन इन देयर बैलेंस शीट. लेकिन उनका कोई इंटेंशन जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करें, और लेकिन अगर कंपनी ज़रूरत करती है तो दे कैन ऑल्सो कैरी द लोन्स या लेंडिंग जो भी हो रही है बोरोवर्स, उसको बैलेंस शीट में दिखाएं. यहाँ एग्जांपल्स दोनों तरह के लिए हैं. एक P2P यानी पेयर टू पेयर लेंडिंग है, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, दैट डू नॉट कैरी लोन इन देयर बैलेंस शीट. वो बैलेंस शीट में लोन को नहीं कैरी करते. लेकिन कुछ और लेंडर्स हैं जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यू बैंक्स हैं, BNPL बाय नो पे लेटर प्लेयर्स हैं, मार्केट प्लेस एग्रीगेटर्स हैं, वो बैलेंस शीट में लोन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन क्रेडिट रिस्क को वो मेंटेन करेंगे कि नहीं, प्रोविजनिंग करेंगे कि नहीं, ये जरूरी नहीं. तो ये दो तरह के लेंडर्स आपको दिखाई देंगे. एक बैलेंस शीट लेंडर्स हैं और एक मार्केट प्लेयर लेंडर्स हैं. और बेसिक फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो बैलेंस शीट लेंडर्स हैं वो क्रेडिट रिस्क को और क्रेडिट प्रोविजनिंग और जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग को मेंटेन करते हैं बैलेंस शीट में, और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं. और दूसरे लेंडर्स हैं जैसे पेयर टू पेयर है, वो बैलेंस शीट में एंट्री को नहीं ले जाते लेंडिंग की, और या कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बैलेंस शीट में ले जाते हैं लेकिन प्रोविजनिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते. अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि एक्सटेंट ऑफ डिजिटल लेंडिंग. क्योंकि डिजिटल लेंडिंग क्योंकि फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ डिपेंड कर रही है, इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो रहा है, हाउ फास्ट द टेक्नोलॉजी इज बीइंग एडॉप्टेड. इन इंडिया डिजिटल लेंडिंग इज स्टिल एट एन इंसिपिएंट स्टेज. ये एक्सटेंट ऑफ डिजिटल लेंडिंग कितनी है, अभी इंडिया में ये एक शुरुआती स्टेज पर है, और मार्च 31, 2020 डिजिटल लेंडिंग बाय बैंक्स इज अबाउट 1.12 लाख करोड़. जो डिजिटल लेंडिंग है बैंक्स की वो 1.12 लाख करोड़ है, और 53.08 लाख करोड़ जो है वो फिजिकल मोड में है. इट इज इन फिजिकल मोड. और एज रिगार्ड्स NBFCs जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनकी जो डिजिटल लेंडिंग है वो 0.23 लाख करोड़ है, और फिजिकल मोड में जो लेंडिंग है वो 1.93 लाख करोड़ है. तो ये एक्सटेंट ऑफ डिजिटल लेंडिंग है. Purpose of digital lending. 3 important purposes for which digital loans are extended both by banks and NBFCs. 3 पर्पज हैं important for which digital loans are extended by banks and NBFCs. पहला पर्सनल लोन्स कैटेगरी जो 50% से थोड़ा ऊपर है, पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए है. कंज्यूमर फाइनेंस है, कंज्यूमर गुड्स की परचेजेस के लिए है, लगभग 27% है बैंक्स का और 38% है NBFCs का. और तीसरी कैटेगरी है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन्स, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को देते हैं लोन्स, वो 16% बैंक्स का है और 7% NBFCs का है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, एक पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है कि BNPL का जो अमाउंट है, बाय नो पे लेटर लोन्स का जो अमाउंट है वो कम है, लेकिन उनका वॉल्यूम्स बहुत हाई है, यानी नंबर ऑफ लोन्स बहुत ज़्यादा हैं. तो ये इंडिकेट करता है कि बहुत से स्मॉल नंबर ऑफ लोन्स प्राइवेट कंपनीज खासकर
especially NBFCs, non-bank financial companies, स्मॉल साइज लोन्स कंजम्पशन पर्पजेस के लिए कंज्यूमर्स को दे रही हैं। उनका टोटल एग्रीगेट लोन कम है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर अवेलिंग दिस लोन्स इज वेरी लार्ज। अब टेन्योर ऑफ डिजिटल लेंडिंग, इन केस ऑफ बैंक्स ऑलमोस्ट 87% ऑफ लोन्स हैव टेन्योर ऑफ ओवर 1 ईयर। जो बैंक्स हैं वहाँ 87% लोन का जो टेन्योर है, पीरियड है, वो 1 साल से अधिक का है। डिजिटल लेंडिंग के केस में मैं बता रहा हूँ, टेन्योर ऑफ डिजिटल लेंडिंग। एनबीएफसी के केस में 77% लोन ऐसे हैं डिजिटल लोन्स जिनका पीरियड 1 साल से कम है, और उसमें भी 37% लोन ऐसे हैं जिनका पीरियड 30 दिन से कम है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि जो एनबीएफसीज हैं दे आर इंगेज्ड इन लोन्स फॉर ए स्मॉलर पीरियड, और जो बैंक्स हैं वो थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए यानी मिड टर्म के लिए लोन्स दे रहे हैं। और जो एनबीएफसीज हैं दे आर ग्रांटिंग ग्रेटर लोन्स फॉर स्मॉल पीरियड। और अगर कभी किसी प्रकार की कोई क्राइसिस आती है जिसमें ये लोन्स रिपे ना हो तो वहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने का चांस इनका बढ़ जाएगा, एनबीएफसीज का खासकर। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ डिजिटल लेंडिंग। के सोर्सेज क्या हैं? यहाँ पे मेनली एप्स एंड वेबसाइट्स को हमने कंसीडर किया है डिजिटल लेंडिंग के केस में। पहला सोर्स है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में ज़्यादातर जो डिजिटल लेंडिंग है वो उनकी पर्सनल एप्स या वेबसाइट्स के थ्रू है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है भविष्य में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने एम्प्लॉयज़ घटा रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ वो आउटसोर्स कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो फ्यूचर में ये भी एक्टिविटी वो आउटसोर्स करें, तो दैट वुड बी ए मैटर ऑफ कंसर्न। बट टिल डेट मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव देयर ओन वेबसाइट्स, हैव देयर ओन एप्स, और उसी के थ्रू वो डिजिटल लेंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स के केस में, फॉरेन बैंक्स और एनबीएफसीज के केस में ज़्यादातर जो लोन्स हैं मैक्सिमम वो थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू हैं जो कि हाईली अनसिक्योर्ड है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच है, कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग डिजिटल लेंडिंग है प्राइवेट बैंक्स की, एनबीएफसीज की खासकर, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लेंडिंग ज़्यादा सिक्योर्ड है क्योंकि वहाँ पे वो पर्सनल ऐप्स या वेबसाइट के थ्रू दे रहे हैं, यहाँ पे वो थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू दे रहे हैं जो कि पूरी तरह सिक्योर्ड नहीं है। और एट द एक्सटेंट ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्स एंड इलीगल प्लेयर्स, कि आइए इस पर भी एक नज़र डालें कि जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है उसमें जो डिजिटल लेंडिंग एप्स हैं और जो इलीगल प्लेयर्स हैं उनके बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वर्किंग ग्रुप जो आरबीआई ने 2021 में कॉन्स्टिट्यूट किया था उसके हिसाब से 1100 लोन ऐप्स हैं, टोटल ऐप्स जो उन्होंने पीरियड रखा था 1100 लोन ऐप्स हैं, और उसमें से दे आर अवेलेबल ऑन 81 ऐप स्टोर्स। वो 81 ऐप स्टोर्स पर अवेलेबल है टोटल 1100 लोन ऐप, इंडियन लोन ऐप्स हैं बेसिकली। और ये पीरियड उन्होंने जो सर्वे का रखा था जनवरी 1 2021 से फरवरी 28 2021 का, और इसमें से 50% ऐप्स इलीगल हैं एंड मोस्टली ऑपरेटेड बाय एंटाइटीज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, और वो ज़्यादातर रेगुलेटेड नहीं है आरबीआई से, एंड बाय दोज पार्टनरिंग स्पेशली विद स्मॉलर एनबीएफसीज, और वो ज़्यादातर जो ऑपरेशन है उन ऐप्स का वो स्मॉलर एनबीएफसीज के थ्रू है, यानी जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम का है। ये एक सीरियस चैलेंज है आरबीआई के लिए कि 1100 ऐप्स में 50% से ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है, इलीगल ऐप्स हैं। तो यहाँ पे एक सीरियस चैलेंज है स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स हैं और जो पूरी तरह से आरबीआई के परव्यू में नहीं आते हैं।
अब सजेशंस टू मिटिगेट रिस्क इन डिजिटल लैंडिंग की क्या सजेशन है इनको मिटिगेट करने के। तो वर्किंग ग्रुप ने डिजिटल लेंडर्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला है आरबीआई रेगुलेटेड एंटाइटीज, कि वो एंटाइटीज जो आरबीआई से रेगुलेटेड हैं। दूसरी हैं जो आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है लेकिन किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के जरिए वो लैंडिंग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। और तीसरा एंटाइटीज लैंडिंग आउटसाइड द परव्यू ऑफ एनी रेगुलेशंस, और तीसरी वो एंटाइटीज हैं जो किसी भी रेगुलेशंस में नहीं आ रही। तो क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 स्टैट्यूटरी मैंडेट आरबीआई टू ऑपरेट द क्रेडिट सिस्टम टू इट्स एडवांटेज, कि जो 1934 का एक्ट है वो आरबीआई को मैंडेट देता है कि आरबीआई क्रेडिट सिस्टम को अपने एडवांटेज के लिए ऑपरेट करे, और इसलिए जितनी भी लैंडिंग एक्टिविटीज़ हैं डिजिटल लेंडर्स के माध्यम से वो सारे उसके परव्यू में आना चाहिए। और अगर वो परव्यू में नहीं है तो फिर वहाँ पर इलीगैलिटी या इलीगल ऐप्स होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए पहला काम ये करना चाहिए, हालांकि ये डायरेक्टली उन्होंने रिकमेंड नहीं किया है, कि जितने भी डिजिटल लेंडर्स हैं दे शुड कम अंडर द परव्यू ऑफ आरबीआई, तभी वो उसको रेगुलेट कर सकती है और क्रेडिट सिस्टम को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकती है। दूसरी एक बात जो वर्किंग ग्रुप ने दी है कि ऑटोमेटिक इंक्रीज इन क्रेडिट लिमिट विदाउट कंसेंट ऑफ बोरोवर इज प्रोहिबिटेड, कि ऑटोमेटिक क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता जब तक बोरोवर की कंसेंट ना हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्किंग ग्रुप ने ये कहा, लोन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कैरी अ कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी जो लोन कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए ताकि बोरोवर अगर जरूरत पड़े तो प्रिंसिपल और एनुअल परसेंटेज रेट एपीआर ये दे के उससे बाहर आ सकता है, उनके चुंगल में ना फंसे, जो मनी लेंडर्स की बात हमने कही शुरू में। और तीसरी बात यह कि एग्जिस्टिंग आरबीआई गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटेड एंटाइटीज रिक्वायर कंप्लेंट टू बी रिजॉल्व विद इन 30 डेज, कि जो करंट गाइडलाइंस हैं उसमें रेगुलेटेड एंटाइटीज के लिए उसमें कंप्लेंट 30 दिन के भीतर रिजॉल्व होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो कंप्लेंट कैन बी फाइल अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो आरबीआई की है उसके तहत वो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल लैंडिंग थ्रू डीएलए डिजिटल लैंडिंग एप्स और बाय lending service providers LSP hired by regulated entities be reported to credit information companies, कि जितनी भी lending है वो credit information companies को जरूर रिपोर्ट किया जाना चाहिए, जो डिजिटल lending apps के थ्रू हो या lending service providers के थ्रू हो by regulated entities। इसी तरह से all new digital lending product be reported to CIC, जितने भी नए डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट हैं वो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को रिपोर्ट किए जाने चाहिए ताकि उसको इफेक्टिवली रेगुलेट किया जा सके। और ये रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और तभी ऑर्डरली ग्रोथ डिजिटल लेंडिंग की हो सकती है। तो वो जो ग्रुप ये चाहता है कि बैंक्स ख़त्म हो जाएं, इंडिविजुअल या कुछ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इस लेंडिंग को टेकअप करें, वो संभव नहीं है। ऑर्डरली ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि देयर शुड बी regulations, proper regulations, and they should be controlled by the RBI. So all digital lending must come under the purview of RBI, तभी एक ऑर्डरली ग्रोथ डिजिटल लैंडिंग की हो सकती है। और बैंक का होना उसमें अनिवार्य है क्योंकि ये बैंक के माध्यम से एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम लंबे समय से प्रिवेल कर रहा है जिसने प्राइवेट मनी लेंडर्स को बिल्कुल अलग कर दिया है। और जो ये चाहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और डायरेक्ट लेंडिंग हो, वो शायद उस सिस्टम की बात करते हैं जिसमें मनी लेंडर्स थे, और वो सिस्टम जो है किसी भी तरह से इकोनॉमी में नहीं चल सकता। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि दो चीज़ें हैं कि फ्यूचर जो है वो फिनटेक का है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का है, और बैंक्स
धीरे धीरे करके डिजिटल लेंडिंग की तरफ स्विच ओवर कर रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग की ओर स्विच कर रहे हैं इंडिया में। और भविष्य में जो फिजिकल ट्रांजैक्शंस हैं, फिजिकल मोड से, वो अपने आप कम हो जाएंगे एंड टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस द फिजिकल मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस। और इसकी भविष्य में ग्रोथ करीब अगले 10 सालों में, 15 सालों में 10-24%, 20% से ऊपर रहने की उम्मीद है। तो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको अब हमें चेंज करना है और उसकी जगह हमें स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रूबरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के हैं। तो उसी तरह फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स इम्पॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी ये सारे चेंजेस को हम एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर हम इस तरह के चेंजेस अपने सिस्टम में लाएं तो वी कैन बेटर गिव शेप to our educational system, basically pertaining to economics, and in that case we will be helping the student to be absorbed in the fintech industry, जिसकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत लार्ज है। इसीलिए those who are studying economics they must take up some course in data science, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उससे आप अपने आप को जॉब मार्केट में आसानी से अपने आप को स्टूडेंट्स प्लेस कर सकते हैं। तो विद दीज वर्ड्स आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। इट्स गुड बाय एंड गुड लक टू यू। और अपना फीडबैक दीजिएगा। ये छोटा लेक्चर था एंड आई होप यू माइट एंजॉय दिस लेक्चर। ओके, गुड लक, गुड बाय।